नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अमरजीत जी, शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस को सत्ता हासिल किए 2 साल होने जा रहे हैं। इन 2 सालों में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या आपके विभाग से संबंधित क्या क्या खास उपलब्धियां रही? सबसे पहले तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ के आवाम को, पूरे नागरिकों को, माता बहनों को, सबको बहुत प्रणाम करता हूं। उन्हीं के आशीर्वाद से सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है। जनमत इतना जबरदस्त मिला है, उम्मीदी भी लोगों की उसी अनुपात में है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो स्थिति है सबके सामने है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। सत्ता संभालने के महज 2 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ, छत्तीसगढ़ के जहां लगभग 80% लोग कृषि कार्य करते हैं, यहाँ के किसान जिनका मूल धंधा कृषि है, और उनके लिए जो योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का कोशिश किया गया। 2500 रुपया में उनका धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना बना करके उनको मदद करने की बात, आदिवासी अंचल में जहां वनांचल में रहने वाले लोग हैं, उनका मूल रूप से वनोपज पर उनका जीवन आधारित रहता है। पिछली सरकार में महज 8 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 22 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है। पिछली सरकार में जहां पर तेंदुपत्ता का संग्रहण और उनसे जो खरीदी किया जाता था वो 2500 रुपया मानक बोरा में खरीदी होता था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4000 रुपये मानक बोरा में खरीदी हो रहा है। एक तरह से सीधे सीधे आदिवासी भाइयों को, जो वनोपज पे जिनका जीवन आश्रित रहता है, उनको लाभ पहुंचाने का काम किया गया। मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा किसानों की संख्या है, उनके लिए कर्ज माफी, उनके लिए उनके उपज को 2500 रुपये कुंटल में खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इससे मदद की गई। और वन क्षेत्र में वनोपज के प्रकार में बढ़ोतरी, उनके दर में बढ़ोतरी करके उनको मदद की गई। पूरे प्रदेश के तारतम्य में आप देखेंगे, जो वन क्षेत्र है जहां लोग निवास करते हैं, वर्षों से वन भूमि में लोग काबिज करके खेत बाड़ी बना करके उसमें अपना गुजारा बसारा करते थे, और उसमें उनको अधिकार किसी प्रकार का नहीं मिला था। उनको वन अधिकार पत्र देने का काम किया। उसके जो वन अधिकार पत्र में जो जमीन उनको मिली, उसमें कृषि कार्य करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था धान खरीदी के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन करने का काम किया। उसमें तमाम प्रकार की जो शासकीय योजना है उसको लाभ देने का व्यवस्था किया गया। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों का कांग्रेस सरकार में ख्याल रखा गया है। 2 वर्षों में सत्ता में आते ही लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उसके बाद सबसे बड़ी महामारी कोविड, कोरोना के चलते, क्या आपको लगता है ये जो सरकार के कार्य में 2 साल में जो रुकावटें थी, चाहे कोरोना या चैलेंज थे बोला जाए, तो इससे और बेहतर काम कर सकते थे अगर ये सब गैप, काम करने के बीच में जो गैप नहीं आता? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार में आने के बाद चुनौती कम नहीं थी।
पहले तो लोकसभा चुनाव, फिर नगरीय निकाय चुनाव, फिर पंचायत चुनाव। अभी तक देखा जाए तो हम तमाम प्रकार के चुनाव में सरकार को जो काम करने का मौका मिला वो पूरा उनको फुल स्विंग में सरकार को अवसर नहीं मिला। और दूसरा सबसे जो पिछले बजट में आप देखेंगे कि कोरोना का महामारी आ गया, जहां पर कोविड के पीरियड में जब पूरा विश्व उस बीमारी से जूझ रहा था, हमारा हिंदुस्तान भी उस बीमारी से जूझ रहा था। पूरा देश में जिस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ था, सबके सामने चुनौती थी कि मानव जीवन की रक्षा की जाए। उस बीच में लॉकडाउन भी हुआ, उसमें कर्फ्यू भी लगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, उनकी सूझबूझ को, उनके साहस और पराक्रम को मैं बहुत सलाम करता हूं कि जिन्होंने समय से पूर्व सभी कदम उठाने में, कोई निर्णय लेने में कोई कोताही नहीं बरती और सभी विंग को उन्होंने इस काम में लगाया। कोविड पीरियड में जहां पर सबसे ज्यादा जो समस्या था लोगों के सामने, पूरे देश में आपने देखा भी होगा कि खाने को लेकर के बहुत लोगों के पास पैसे थे लेकिन सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उन्होंने खाद्य विभाग को ये जवाबदारी दिया कि हम अंतिम व्यक्ति तक पीडीएस के माध्यम से उनको समय पूर्व हमको खाद्यान्न लिफ्ट करके देना है, पहुंचा करके देना है। और इस काम में पूरा हमने अपने डिपार्टमेंट को लगाया, टॉप से लेकर के और ग्राउंड तक के अधिकारी कर्मचारी सभी को। और मुझे एक कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने अप्रैल मई जून का मुफ्त में और एडवांस में चावल सबके यहाँ पहुंचा दिया। खाद्यान्न सबके घर तक पहुंच गई। उस समय और हमको खुशी होती थी जब जंगल और पहाड़ों से लोग फोन करके धन्यवाद देते थे कि जो सबसे बड़ी समस्या थी लोगों के सामने कि हम अपना परिवार कैसे पालेंगे, बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, वो समस्या को दूर कर दिया। उसका नतीजा आप देखेंगे कि अन्य प्रदेशों में हाहाकार मचा, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन और कर्फ्यू एकदम आदेश का पालन हुआ और सफलता से उसका लोगों ने पालन किया। तो ये जो कोविड का पीरियड था, उस समय सरकार को अपनी छवि, अपनी विश्वसनीयता लोगों के सामने प्रमाणित करने का समय था। और ये कहते हुए मुझे खुशी है कि लोगों के आंखों में जब आप देखेंगे, उनसे बात जब आप करेंगे तो चेहरे से खुशी झलकता है कि दिक्कत के समय सरकार हमारे साथ खड़ी थी। आपके ही विभाग से एक चुनौती और होती है जिसको विपक्ष बिल्कुल लेकर बैठा हुआ है, धान खरीदी। धान खरीदी में हुई देरी को लेकर विपक्ष समय समय पर घेरने का प्रयास करता है। धान खरीदी का इस वर्ष जो आपने टारगेट रखा है वो कितना अधिक रखा है और उसकी पूर्ति के लिए क्या इंतजाम है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा जी कि इस सरकार में और पिछले सरकार में अंतर क्या था। पिछली सरकार जो है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री थे। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कभी भी उन्होंने सेंट्रल पूल और स्टेट पूल में जो आवश्यकता है केवल उतना ही उन्होंने खरीदी किया। 70 लाख मीट्रिक टन से कभी ज्यादा उन्होंने खरीदी नहीं किया। कभी 58 लाख, कभी 65, कभी 69, 70 से कभी ऊपर नहीं गए वो। और हमारी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी जो सौगात है लोगों के लिए कि पहले साल में ही हमने 80 लाख मीट्रिक टन से ऊपर खरीदा। और दूसरी बार जब हमने खरीदा तो लगभग 83-84 लाख लगभग मीट्रिक टन खरीदा। और इस वर्ष जो हम लोगों का तैयारी है वो मुझे लगता है जिस ढंग से बम्पर उत्पादन हुआ है, 85 से लेकर के 90 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर जा सकता है। हमारे सामने जो चुनौती है धान खरीदी की नीति में, जो बारदाना एक बहुत जरूरी उसमें फैक्टर है,
और नीति में हमको जो आवश्यकता रहती है उसके मांग जो है सेंट्रल से की जाती है कि इतनी बारदाने की हमको आवश्यकता है, और वहाँ जो लेबर कमिश्नर है, जूट कमिश्नर है, जूट कमीशन के माध्यम से उसकी आपूर्ति होती है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जो आवश्यकता का अनुमान हमने लगाया वो लगभग 4,75,000 गठान का, और 4,75,000 गठान में हमको जो आवश्यकता थी वो सेंट्रल से हमने 3.5 लाख गठान मांग किया था। बातचीत का दौर जब हुआ और उसमें सहमति बनी कि हम 3.5 लाख गठान तो नहीं दे पाएंगे, 3 लाख गठान देंगे। और जब धान खरीदी की बारी आई, तो जब देने की बारी आई बारदाना, तो उन्होंने आधा से भी कम 1,45,000 गठान देने की सहमति दी, और उन्होंने कहा इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। कहाँ 90 लाख मेट्रिक टन लगभग की खरीदी की तैयारी, कहाँ 4,75,000 गठान की आवश्यकता, 3.5 लाख का हमने मांग किया, 3 लाख गठान का उन्होंने सहमति दिया, और देने के समय 3 लाख का भी उन्होंने पूरा नहीं किया, उससे भी आधा 1,45,000 गठान, आधा अधूरे बारदाने में हम खरीदी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत किसानों के प्रति सुखद है, और पॉजिटिव उनका सोच है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल हमको मदद करे या ना करे, किसान हमारी प्राथमिकता है, और किसानों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हम हर परिस्थिति में धान खरीदी करेंगे। और उन्होंने निर्देश जारी किया कि आप पुराने बारदाने इकट्ठा करो, पुराने बारदाने के साथ, और जो भी गैप आएगा उसको हम पहली बार एचडीपी जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उससे खरीदी करेंगे। उसके लिए भी हमने कार्यादेश कर दिया है, और आपूर्ति उसकी भी प्रारंभ हो गई है। हमने जो बारदाने की व्यवस्था की है उसमें 2 लाख मिलर्स से पुराने बारदाने हम कलेक्ट कर रहे हैं, और 1 लाख जो पीडीएस में बारदाने जाते हैं उसको कलेक्ट कर रहे हैं। 70,000 जो गठान है वो एचडीपी प्लास्टिक के बैग को हम टेंडर करके उसका पूर्ति कर रहे हैं, और इसके बाद 1,45,000 सेंट्रल दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो बारदाने को लेकर उसको हम पूर्ति कर रहे हैं। आज देश में किसानों की क्या स्थिति है, जिस 3 कृषि बिल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस तीनों कृषि बिल को ना कोई किसान, ना कोई किसान संगठन, ना कोई प्रदेश इसका मांग किया था। इसके बाद भी एक तरफा इसको ला दिया गया, पारित करा दिया गया, जबकि कृषि राज्य का विषय है। राज्य उसमें तय करती है, नीति बनाती है, और उसमें राज्य का सूची में अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बावजूद सेंट्रल ने बिना सहमति, बिना कंसेंट के, बिना किसानों के मांग के, बिना किसान संगठन से बात किए एक तरफा इसको लागू कर दिया, और पार्लियामेंट में पारित करा दिया, बिना चर्चा कराए पारित करा दिया। ये किसानों के साथ जाति तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है। आज पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, दिल्ली को घेर के रखे हैं। इनके तरफ से लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दमनात्मक कार्रवाई हो रहा है, पुलिस कार्रवाई हो रहा है। ये किसानों के लिए के संबंध में तो ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम इनकी पोल नहीं खुलेगी। और जब किसानों की अगर बात करेंगे तो बात तो दूर तक जाएगी, चर्चा तो होगी। और जिस ढंग से यहाँ आर्थिक गतिविधियों का संचालन हुआ, अर्थव्यवस्था का संचालन हुआ, मॉनिटरिंग हुआ, उससे फर्क यह है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जहां पर क्राइसिस आया, व्यापार जगत में मंदी आई, उसका असर छत्तीसगढ़ में उतना नहीं पड़ा। और यहाँ किसान भी मजे में थे, और यहाँ के व्यापारी भी, बाजार में भी रौनक उस चीज का दिखा। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, हम केवल बोलेंगे तो बोलेंगे कि अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री का तारीफ कर रहे हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका उन्होंने तारीफ किया है कि छत्तीसगढ़ इज बेस्ट मॉडल। यहाँ की जो इकोनॉमी का जो संचालन हुआ है वो पूरे इंडिया में बेस्ट है, और जो अर्थव्यवस्था पे इसका
असर पड़ा है बहुत पॉजिटिव है, और मैं इसको छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय के लिए भी बड़ा पॉजिटिव साइनिंग मानता हूं। बिल्कुल, किसानों की बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मंत्री अमरजीत भगत से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मंत्री अमरजीत भगत। हम मंत्री जी बात करेंगे राम वनगमन पथ को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार काफी संजीदा है उसके पथ के निर्माण के लिए। ऐसा नहीं लगता भाजपा का राम वनगमन पथ का जो पिछली सरकार में था, या राम मंदिर का मुद्दा ले ले, हाईजैक हो गया उनका राम का जो नाम था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच है, और इसको बहुत मैं सकारात्मक सोच मानता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो पुरानी व्यवस्था है, यहाँ के जो संस्कृति के साथ जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको सजाने संवारने का काम किया है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने प्रमोट किया है, और लोगों को सहज एहसास कराया है कि हम आपके साथ हैं। इस प्रदेश में लगभग 32% आदिवासी वर्ग निवास करते हैं, और मुझे वो बात भी याद है कि आदिवासी वर्ग के लोग 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे सरकार से कि शासकीय छुट्टी घोषित हो, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं की। माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार में आने के बाद उन्होंने बिना मांगे लोगों को विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश घोषित कर दिया। तो जिस दिन छुट्टी रहता है, जिस दिन अगर त्यौहार है और उस दिन छुट्टी हो जाए तो उसका मजा है कुछ और है। लोगों को चिंता नहीं रहती है, टेंशन नहीं रहता है कि हमको अपने काम में जाना है कि अपने ड्यूटी में जाना है। निश्चिंत होकर के लोग उसको एंजॉय करते हैं। इस पिछले साल हमने देखा कि जिस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस के दिन उन्होंने अवकाश घोषित किया, उसका खुशी लोगों के आंखों में देखने को मिला। और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजन कराने का जिम्मा संस्कृति मंत्री होने के नाते मुझे दिया, और बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ। उन्होंने किसी भी चीज के लिए मना नहीं करी, और हमने दिल खोल करके आयोजन किया, और पूरे देश और दुनिया के आदिवासी यहाँ पर आए। अपनी संस्कृति को एक मंच में उन्होंने प्रदर्शित किया। और जब युगांडा के आदिवासी भाई लोग अपना संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तो लोगों की चेहरे में खुशियां झलक रही थी, और जिस ढंग से लोगों ने उसको एंजॉय किया आज भी हमारे दृष्टिपटल में वो अविस्मरणीय है। और ये तो केवल ट्रैवल कल्चर की और बात हुई। अन्य जो छत्तीसगढ़ के त्योहार है, तीज है, चाहे तीजा हो गया, पोरा हो गया, हरेली हो गया, छठ हो गया, सभी त्योहारों में उन्होंने जिस प्रकार से अवकाश घोषित किया और उनके साथ उनके बीच जाकर के उन्होंने मनाया। पुन्नी मेला में इतना ठंड में भी उन्होंने दरिया में जिस ढंग से छलांग मारते हैं, जैसे उनके बीच जाकर के
लट्ठू चलाते हैं, एक गिड़ी चढ़ लेते हैं, और लोगों के लिए धार्मिक मान्यता के अनुसार लोगों के सलामती के लिए, छत्तीसगढ़ की सलामती के लिए वो सोटा खाते हैं। तो ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जब उनकी संस्कृति में, उनके रीति रिवाज में आप जा करके उनके साथ घुल मिल करके उसको आप मनाते हैं और अपनापन का एहसास देते हैं, सीधे दिल को छूता है। तो ये तो रही संस्कृति की बात। और इस संस्कृति में ही हम देखेंगे तो भगवान राम अपने उनका जन्मस्थल भी तुरतुरिया में यही मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में यही हुआ है। और जिस प्रकार से उनका जो वनवास का सर्वाधिक समय इधर उन्होंने गुजारा है, और भगवान राम को छत्तीसगढ़ के लोग अपना भांजा मानते हैं, और उसका सीधा प्रमाण है कि भांजा को भगवान राम का स्वरूप मान करके पैर पड़ते हैं। इसका प्रमाण भी मिलता है। और हर काम का शुरुआत यहाँ भगवान राम को लेकर के करते हैं। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन भी राम राम करके करते हैं। और जब किसान लोग धान खलिहान में अपने उसमें नापते हैं, सूपा में तो डलिया में, तो राम से ही शुरू करते हैं। तो हमारे अंग अंग में, रग रग में राम बसे हुए हैं। और अगर उस राम के पथ गमन में, जिस रास्ते से राम छत्तीसगढ़ आए थे, और जिस जिस क्षेत्र में, जिन जिन क्षेत्रों में उनका प्रवास हुआ, उसको पर्यटन की दृष्टि से अगर विकसित करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। और यहाँ कौशल्या का माँ कौशल्या का मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। और तमाम प्रकार के जो जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, जहाँ रुके हैं, उसको पर्यटन के सर्किट में जोड़ करके विकसित करने का काम जो किया जा रहा है, तो लोगों को एक सुख की अनुभूति होगी, एक प्रसन्नता होगी। टूरिस्ट इसको देखने के लिए देश और विदेश से यहाँ पर आएंगे। टूरिज्म की आपने बातचीत करी, तो आप 4 बार से, जहाँ से 2003 से लगातार विधायक रहे, पास का एरिया है मैनपाट टूरिज्म की दृष्टिकोण से डेवलप करना, और खासकर कि पुरातत्व विभाग पिछले कई सालों से लगा रहा है सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ने के लिए। इसको लेकर कुछ प्लानिंग है? मैनपाट और सिरपुर, अगर टूरिज्म और पर्यटन की बात करें, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का, जहां तक कि पिछली सरकार ने बहुत प्रयास किया कि विदेशी पर्यटक यहां पर आए, तो विश्व पटल पे इन दोनों जगहों को, इसके अलावा और कोई जगहों को ले जाने के प्रयास? आपने अच्छा विषय उठाया है। वास्तव में टूरिज्म प्लेस की डेवलपमेंट के लिए कई आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहला हमारा जो नीति, पहला वो रहता है कि हमारा नीति क्या है। हमारी सरकार बनने के बाद इसमें एक नीति बनाने जा रही है, और उस नीति में जो फिल्म नीति है, यहाँ फिल्म भी बनेगा और फिल्म करने वालों को प्रमोट भी किया जाएगा। यहाँ फिल्म सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। और जिस आप सिरपुर और मैनपाट की बात कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट की, तो ये इंटरनेशनल टूरिज्म सर्किट में ये आ सकता है, क्योंकि बौद्ध सर्किट में हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। जो तिब्बतियन है वो बौद्ध को मानते हैं जी। और सिरपुर भी उसी का एक ऐतिहासिक धरोहर है। मैनपाट में उस वर्ग के लोग सर्वाधिक रहते हैं। हमने प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा है, और इस दिशा में काम भी चल रहा है कि जिस दिन ये बौद्धिस्ट सर्किट में जुड़ जाएगा, उस दिन नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आने लगेंगे। उसके लिए काम चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमको सफलता मिलेगी, और आने वाले समय में लोग सिरपुर को भी और अच्छे नज़दीक से जानेंगे, और मैनपाट भी और डेवलप होगा, और टूरिस्ट के आने के लिए एक अच्छा प्लेस हो सकता है।
उसके लिए भी काम चल रहा है। आप बात कर रहे थे अभी छत्तीसगढ़ी, अब आज छत्तीसगढ़ी कलाचार और संस्कृति की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चल रहे हैं लोगों के बीच में एक फील आता है कि हमारे बीच का एक मुख्यमंत्री है। इस संस्कृति को भारत के पटल तक पहुंचाना, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मेट्रो सिटीज में एक दिमाग में आता है नक्सलिज्म और ये, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, जैसे आप परिचित हैं, यहाँ की संस्कृति काफी विरासत, काफी रिच है, काफी धनाढ्य है, इस संस्कृति को विश्व पटल पे या भारत के पटल पे पहुंचाने के लिए कुछ प्रयास? बिल्कुल, इसके लिए प्रयास चल रहा है और कई मौके पे हमको इसमें सफलता भी मिली है। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कला और यहाँ के कलाकारों को प्रमोट करने की बात है। पिछले समय जो हमने यहाँ पर एक आयोजन किया था विश्व आदिवासी समुदाय को बुलाने का, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में, वो तो राष्ट्रीय आयोजन था, लेकिन हमारे जो गेस्ट थे, हमारे जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले दल थे, कलाकार थे, वो अंतर्राष्ट्रीय थे। और उन्होंने जब यहाँ आकर के उसमें भाग लिया, लोगों से मेल जोल हुआ, अपना कला का प्रदर्शन किया और लोगों से जिस ढंग से लोगों को का समर्थन उनको मिला, तो लगा कि नहीं, छत्तीसगढ़ में केवल नक्सली एक्टिविटीज नहीं है, वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, वहाँ संस्कृति को मांगने वाले लोग भी रहते हैं, वहाँ कला को मानने वाले लोग भी रहते हैं। और उसका असर ये था कि एक नवंबर को जब यहाँ का स्थापना दिवस था, राज्य स्थापना दिवस, तो विदेश में भी नाचा एक संगठन है छत्तीसगढ़ियों का, उस संगठन वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा था और ऑनलाइन हम लोगों से वर्चुअल जुड़ करके हमारे विचार भी जाना, शुभकामना संदेश भी लिया, बधाई भी दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ गढ़कलेवा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की खान पान, यहाँ के जो व्यंजन है, उसको जो ख्याति मिल रही है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकार के आयोजन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको भी, छत्तीसगढ़ की भाषा और यहाँ के कला और संस्कृति को भी ख्याति मिल रही है और आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा। इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था किया था कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिन का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। उसमें पिछले वर्ष की भांति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और हमारे गेस्ट भी आते, परंतु ये कोविड के कारण जो है इस बार उसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें सोच है, उसमें आयोजन करने के लिए हम लोगों को मौका मिलेगा। इससे और यहाँ की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक अवसर हम लोगों को मिलेगा और उसमें ख्याति मिलेगी। एक आखिरी प्रश्न और, 2 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल सरकार के पास हैं, भाजपा की प्रभारी आई थी, बयान निकल के आए, 1000 दिन बाकी हैं भाजपा के पास सत्ता में वापस आने। क्या लगता है, आपके कामकाज जीतेगी जानेगी जनता, या भाजपा जिस रणनीति के साथ उतरी है वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? जैसे दिल बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है, हर कोई सोचता है और चाहता है, लेकिन मुनासिब नहीं है। यहाँ जिस ढंग से लोगों के लिए काम हो रहे हैं, जिस ढंग से सीधे यहाँ के किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए योजना का संचालन हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ के ट्रैवल क्षेत्र में लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, वो बहुत अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और आने वाले समय में इसका सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। ये थे मंत्री अमरजीत भगत। अमरजीत जी, बहुत बहुमूल्य समय देकर आपने हमें समय दिया, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी शासन के लिए 3 वर्षों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।